बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं अपनी ज़मीनी स्तर तलाशने में लग गई हैं। आपने देखा होगा बीते कई महीनों से 2025 की बात कर ले तो कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर पे बिहार कांग्रेस कमेटी जो है अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। लगातार नए नए मुद्दे जो है बिहार में ला रही है और जो सत्तारूढ़ दल है बिहार सरकार है उस पर कई सारे सवाल कर रही है। बीते कुछ महीने पहले जो है बिहार के प्रभारी बदले गए, फिर बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदले गए, लेकिन आज फिर जो है जैसा आप बीते दिन देखे होंगे कि पलायन रोको यात्रा 2 जो यात्रा निकल रही थी, जो पूरे बिहार से यात्रा होती हुई और कन्हैया कुमार उस यात्रा में शामिल है, लेकिन आज गुजरात के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी बिहार पहुँचे। बिहार के सदाकत आश्रम जो कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है बिहार कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू मौजूद रहे, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान मौजूद रहे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद रहे, साथ ही साथ कांग्रेस के कई और अन्य नेता मौजूद रहे। लेकिन जिग्नेश मेवाणी ने बिहार सरकार से सवाल कर दिया और सवाल रहा जातीय जनगणना को लेकर। कई सारे आंकड़े भी पेश किए। आपको हम सुनवाते हैं जिग्नेश मेवाणी ने क्या कुछ कहा। गुजरात की विधानसभा का सत्र अभी पूरा हुआ और तब मैं देख रहा था कि आप सभी मीडिया कर्मियों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने जिस प्रकार से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चली पलायन रोको नौकरी दो रोजगार दो यात्रा को जिस प्रकार से कवरेज किया, आज गुजरात का युवा भी इस बात से अवगत है कि बिहार में एक ऐतिहासिक जबरदस्त यात्रा हुआ है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कास्ट सेंसस जाति जनगणना के कुछ बिंदु पर मैं बात रखना चाहता हूं। यह बात बहुत ही साफ है कि यदि भारत में जाति व्यवस्था नहीं होती, समाज यदि जातियों में बटा नहीं होता, तो शायद जाति विहीन समाज रचना की या कास्ट सेंसस की कोई बात भी नहीं आती। चूंकि भारतीय समाज जातियों में बटा है और जाति व्यवस्था ने तय किया है कि मंदिर में पुजारी के तौर पे कौन काम करेगा और कौन नाली में उतरेगा, कौन जमीन का मालिक बनेगा और कौन भूमिहीन खेतीहर मजदूर रहेगा, ये डिसाइड ये कास्ट सिस्टम ने किया है। लेकिन भारत का संविधान समाजवाद के साथ साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की भी गारंटी देता है, और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है तो जैसे खड़गे साहब, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर कहती है कि हर कीमत पर भारतीय समाज का एक्सरे, जाति जनगणना, कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। बिना कास्ट सेंसस से यह पता चलेगा ही नहीं कि आज भारत में दलितों की क्या परिस्थिति है, पिछड़ों की क्या दशा है, अति पिछड़ों की क्या दशा है, डीएनटी, मुस्लिम, आदिवासी, दलित ये कहां खड़ा है, उनके पास कितना धन है, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनको कितने ठेके मिलते हैं, उनकी कितनी नौकरियां मिलती है, मीडिया में कितने लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं, न्याय तंत्र में कितने लोग हैं, ये बिना कास्ट सेंसस के पता चलेगा ही नहीं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी डिटरमाइंड है, कृत निश्चयी है कि बिहार में सरकार बनाते ही जिस प्रकार से तेलंगाना में हमारा करीब करीब 95% से ज्यादा जाति जनगणना का, कास्ट सेंसस का काम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से वो जो काम पूरा हुआ वो बिहार में भी हम लोग करेंगे। ये हमारा पीड़ित, शोषित, वंचित समुदायों के प्रति, विशेष तौर पे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी समुदायों के प्रति ये हमारा एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। ये मैं जो कह रहा हूं कि एक्सरे, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है, उसकी छोटी सी एक झलक मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता के राजू साहब ने उसका एक स्टडी किया है, उसकी कुछ एनालिसिस आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी में 75% दलित, आदिवासी, ओबीसी जनसंख्या के सामने जब यूनियन सेक्रेटरी बनाने की बात आती है तो केवल 6% ही
उसमें दलित आदिवासी ओबीसी होते हैं। 75% के सामने केवल 6%। इसलिए जरूरी है कास्ट सेंसस। जब न्याय तंत्र की बात आती है तो 75% दलित आदिवासी ओबीसी के सामने केवल 19% ही न्याय तंत्र में एससी एसटी ओबीसी का प्रतिनिधित्व है। शैक्षणिक संस्थाओं की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की मालिकी की जब बात आती है तो 75% के सामने एससी एसटी ओबीसी केवल है 6%। मीडिया हाउसेस की मालिकी में 0%। एनजीओ की मालिकी में केवल 2%। जो लोग सामाजिक समरसता का ढिंढोरा पीटते हैं, उस संघ परिवार की लीडरशिप में दलित आदिवासी ओबीसी केवल 4%। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में केवल 7%। स्पोर्ट्स में 29%। एनएससी लिस्टेड कंपनी में एससी एसटी ओबीसी केवल 6%। प्राइवेट अस्पतालों की मालिकी में 17%। भारत सरकार के यूनियन बजट में 75% की आबादी के सामने केवल 30%, स्टेट के बजट में 34%। एयरपोर्ट के ठेकों में 0%, पोर्ट के ठेकों में 0%, रोड रास्ते के कॉन्ट्रैक्ट में 2%, एनर्जी क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट में टेंडर में एससी एसटी ओबीसी केवल 7%। माइनिंग की लीज दलित आदिवासी ओबीसी को 1%। प्रिंट मीडिया में केवल 2%, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2% और डिजिटल मीडिया में केवल 4%। ये है, यदि कास्ट सेंसस पूरी ईमानदारी से हो, जाति जनगणना हो, तो इस प्रकार का वास्तविक चित्र पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे भारत के सामने, सारे प्रदेशों सरकारों के सामने, पूरे भारतीय समाज के सामने उजागर होगा। तो फिर उसके बेसिस पर इन दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, घुमंतु, आदिवासी, इन वंचित वर्गों के लिए किस प्रकार की योजनाएं, किस प्रकार की पॉलिसी, किस प्रकार की नीति और कानूनों का निर्माण करना है, उसके लिए बेहद जरूरी है कि हर कीमत पर कास्ट सेंसस हो। लेकिन मोदी जी और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। वो ये कहते हैं कि ये तो गरीबों की एकता तोड़ने की, समाज को जातियों में बांटने की बात है। भारतीय समाज पिछले 2,500-3 हजार साल से जातियों में बटा ही है। हम तो चाहते हैं जाति निर्मूलन हो। हम तो चाहते हैं अंततो गत्वा एक ऐसे समाज का निर्माण हो कि जिसमें केवल एक ही पहचान बचे कि हम सभी भारतवासी हो। लेकिन वो लक्ष्य की प्राप्ति के पहले पता तो चले कि आज पिछड़ा कहां पर है, अति पिछड़ा कहां पर है, आदिवासी कहां खड़ा है, दलित कहां खड़ा है, कितने संसाधन, कितनी धन दौलत, कितनी संपत्ति और कितना बजट किसको मिलता है। यहाँ की सरकार ने भी, राहुल जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के बार बार लगातार जाति जनगणना, कास्ट सेंसस का सवाल उठाने के बाद यहां पर भी एक सर्वे करवाया। लेकिन सर्वे का तात्पर्य यह था कि सर्वे में जो निकल कर आएगा कि गरीबी का निर्मूलन होगा, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। और यह भी कहा था कि आरक्षण की कैप को हटाकर रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन पटना हाईकोर्ट में जब इस मामले को लेकर पिटीशन फाइल हुआ तो यहां की सरकार ने बहुत ही कमजोर, ढीले ढाले तर्क दिए। मतलब कि नहीं, हमने तो कास्ट सर्वे करवाया था, इस प्रकार का पॉलिटिकल बेनिफिट मिले, लेकिन सही मायनों में कोई काम न हो। और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में लिखा है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, तो यदि सामाजिक न्याय आप सुनिश्चित करना चाहते थे, यदि आप गरीबी निर्मूलन करना चाहते थे, यदि आप आरक्षण की कैप हटाना चाहते थे, तो 9th शेड्यूल में आपको डलवाना था। अभी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये खुलासा हुआ है। पार्लियामेंट में हमारा सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हमारे पास तो मामला पहुंचा ही नहीं, ये तो हमारा क्षेत्र है ही नहीं, ये तो यहाँ की सरकार का विषय है। सरकार कह रही ये तो केंद्र की सरकार का विषय है। मतलब कि डबल इंजन की सरकार, दोनों मिलकर नीतीश जी और मोदी जी पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के, पूरे बिहार के दलित, आदिवासी, ओबीसी को मूर्ख बना रहे हैं।
उनका 2023 में जो सर्वे आया, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक जो स्टडी हुआ, उसमें तो साफ पता चला कि करीब करीब 5 करोड़ बिहार की आबादी ऐसी है जो पर डे रोज का केवल 40 रुपये में जीवन जीती है। ये कैसे जीवन जीते होंगे? वो अपने बच्चे को, घर परिवार को कैसे गुजरान करते होते? 100 में से 45-50 बच्चे जिस प्रदेश में कुपोषित हो, उस प्रदेश का यदि बाप केवल दिन का 40 रुपया कमा रहा है, 4 करोड़ के करीब ऐसी आबादी है जो पर डे केवल 67 रुपये कमा रहे हैं। मतलब कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में से 9-10 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं, और उसी के कारण उनको हमारे गुजरात में, केरला में, कर्नाटका में मजदूरी करने के लिए पलायन करना पड़ता है। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न केवल हम इस सरकार को एक्सपोज करते हैं, हम मांग करते हैं कि बिहार की ये सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करे, अपनी पोजीशन क्लियर करे कि कास्ट सेंसस के मामले में उनकी क्या राय है, क्यों ये खुलकर अपनी पोजीशन नहीं लेते, और यदि मोदी जी इस मामले पर खामोश है तो नीतीश जी को भी उनको सवाल पूछना चाहिए। यहाँ मैं एयरपोर्ट से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो रास्ते में बहुत से मैंने होर्डिंग देखे, भीम संवाद। क्या है यहाँ दलितों की परिस्थिति? कितनी जमीनों का आवंटन किया? नीतीश जी 20 साल से सीएम है, क्या वो 20 गांव का नाम दे सकते हैं जहां पर उन्होंने माथे मेला ढोने की प्रथा को खत्म किया हो? क्या वो 20 गांव का नाम दे सकते हैं जहां पर उन्होंने छुआछूत को खत्म किया है? क्या पटना में सफाई कर्मी नाली साफ करते वक्त आज भी 300-400 रुपए के लिए गटर में उतरकर मरने के लिए मजबूर नहीं? क्या हिंदुस्तान में रोबोट्स और दूसरे इक्विपमेंट इन्वेंट नहीं हुए कि किसी भी सफाई कर्मी को गटर में उतरकर मरना न पड़े? लेकिन ये सुनिश्चित नहीं करना चाहते। उनकी सोच वही है जो भारत के प्रधानमंत्री की है। भारत के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कर्मयोगी नाम की किताब लिखी, और उस किताब में लिखा कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि भीम संवाद करना है तो सही मायनों में जो मुसहर समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, उनके बीच जाइए, इनको जीवन को देखिए। आज ज्यादातर बिहार का दलित, आदिवासी, ओबीसी आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का शिकार है। उनको न्यूनतम वेतन भी नसीब नहीं है। आज दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगार है, उसको पलायन करना पड़ रहा है। आज मैं मांग करता हूं कि बिहार में, बिहार की सरकार यह आंकड़ा पब्लिक करे, पब्लिक डोमेन में रखे कि कितनी जमीनों का आवंटन हुआ। रेवेन्यू लॉ में प्रावधान है, सीलिंग लॉ है, बिहार एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसके बावजूद भी कोई जमीनों का आवंटन होता नहीं। पहले जो जमीनों का आवंटन हुआ उसका पट्टे का पोजीशन मिलता नहीं। तो आप न आर्थिक तरक्की के लिए कुछ करते हैं दलित, आदिवासी, ओबीसी के, न जाति निर्मूलन, न सामाजिक न्याय के लिए, न कास्ट सेंसस के लिए। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के ओबीसी समुदाय को, घुमंतु समुदाय को, आदिवासी, दलित, मुस्लिम सभी समुदाय को अपील करता हूं। मैंने गुजरात में भाजपा की सरकार को, आरएसएस को बड़े करीब से देखा है। ये लोग केवल प्रतिक्रांति कर रहे हैं। भारत के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण पिछले 60-70 साल में जितना भी काम दलित, आदिवासियों का हुआ, उन सभी कामों को वो लोग उल्टा करना चाहते हैं। आज पटना हो, अहमदाबाद हो, दिल्ली हो, बंबई हो, जो भी दलित, आदिवासी, ओबीसी 3 BHK के फ्लैट में रहते हैं, ONGC, IOC, BSNL, रेलवे की नौकरी मिली, टीचर, पटवारी, SHO बने, वो आरक्षण के कारण, वो संविधान के कारण, कांग्रेस की नीतियों के कारण। लेकिन अभी कोई नई सरकारी नौकरी में भर्ती ही नहीं। सारी सरकारी स्कूलें बंद कर रहे हैं। 55 लाख दलित और आदिवासी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप मोदी जी की सरकार ने 3 साल तक ब्लॉक करके रखी। आदिवासी दलित समाज की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद करके रखी है। लेटरल एंट्री लेकर आए। महंगाई उतनी है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कर सकता नहीं। सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हैं, स्कॉलरशिप आप देना चाहते नहीं, नई सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं। साल में बीच में कभी कोई नौकरी का अनाउंसमेंट हुआ तो एग्जाम्स का पेपर लीक हो रहा है। तो दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के लिए
इस सरकार के शासन में, चाहे बिहार हो या मोदी जी की सरकार हो, कोई फ्यूचर नहीं। ये क्रांति नहीं, ये प्रतिक्रांति का दौर चल रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये सरकार मनुवादी है, जातिवादी है, दलित आदिवासी ओबीसी विरोधी है। प्रदेश के एक भी दलित आदिवासी और ओबीसी समुदाय का वोट किसी कीमत पर नीतीश को, उनके सहयोगी को नहीं मिलना चाहिए। वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। ये बात आपके बीच में रखना चाहता था। और आखिर में ये भी कहूंगा, पिछले कुछ दिनों अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि अंबेडकर 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 करना फैशन बन गया है। पूरे भारत के, पूरे बिहार के ओबीसी, मुस्लिम, आदिवासी और दलित समुदाय की ओर से कहना चाहूंगा कि अंबेडकर अंबेडकर करना हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है और पूरा जीवन बोलेंगे। हम भारत के संविधान में मानते हैं, इसलिए अंबेडकर का नाम लेते हैं। आप मनुस्मृति में मानते हो, आपको जिसका नाम लेना हो आप ले सकते हैं। जब तक छुआछूत खत्म न हो, एक भी दलित का सफाई काम में गटर में उतरकर मरना बंद न हो, मेले उठाने की प्रथा खत्म न हो, तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सुन रहे थे जिग्नेश मेवाणी को। जिग्नेश मेवाणी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दलित, अल्पसंख्यक और जो जाति जनजाति समुदाय से आते हैं उसके लिए हमेशा कार्यरत रही है। और जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना जो है एक एक्सरे बताया है। उन्होंने कहा है कि जब तक जातीय जनगणना क्लियर नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है, तब तक हम आकलन नहीं कर सकते हैं कि बिहार के किस समाज से और किस जाति के लोग जो है अभी भी अपनी जो उनकी सुनिश्चित भागीदारी होनी चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है।